नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। और फिर कुछ सुखद समाचार जो मैंने सुनने को मिल रहा है उसको भी साझा करना जरूरी है आप लोगों के साथ। शायद कुछ और हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके से वो असदुद्दीन ओवैसी से समर्थन या उनका साथ छोड़ने की खबरें हैं। हमारा या भारतीय अवाम ताकत दल का ये निवेदन है अपने आदरणीय भारतीय अवाम से कि ये जितनी भी विघटनकारी ताकतें हैं तो असदुद्दीन ओवैसी अकेले नहीं हैं, बल्कि जैसा कि बताया गया है कि ये पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ ये भी एक बहुत ही खतरनाक विघटनकारी ताकत है, लेकिन अपने को दम भरता है कि वो हिंदू सनातन का बहुत पुरोधा है, बहुत या प्रणेता है या मसीहा है, जो कुछ भी है, लेकिन वो यानी विदेशी ताकतों के बूते या विदेशी ताकतों की फंडिंग पर देश में नफरत फैला करके हमारे समाज में जो अपने भारतीय समाज की जो समरसता है उसको तबाह करने पर वो तुला हुआ है, हमारे देश को कमजोर करने पर वो तुला हुआ है। तो एक तो हो गया वो पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, उसी प्रकार एक वामन मिश्रम है जो कि ये बहुजन समाज पार्टी की एक जो है उसकी उपशाखा है वामसेफ, तो उसका मुखिया है। तो वह भी विशेषकर हमारे ब्राह्मण कहे जाने वाले भारतीय भाई बहनों पर अनाप शनाप जो है वो आग उगलता रहता है और यही कुछ और ऐसी कुछ दशा या हालात जो है उसी बहुजन समाज पार्टी की एक शाखा है भीम आर्मी। कोई तो कह रहे कि नहीं वो भीम आर्मी वो इससे मायावती से अलग है, लेकिन उसी बहुजन समाज पार्टी की एक शाखा है भीम आर्मी, उसका मुखिया है चंद्रशेखर या रावण। वह भी हमारे ब्राह्मण कहे जाने वाले भारतीय भाई बहनों के खिलाफ जो है वो अनर्गल जो है आग उगलता रहता है। तो और इसी प्रकार कुछ और भी होंगे। तो ये जितनी भी इस तरह की ताकतें हैं जो कि विभिन्न रूपों में और विभिन्न तरीकों से समाज में मैंने नफरत फैला करके हमारे समाज की जो समरसता है उसको तबाह करना, उसको नुकसान करने पर वो सक्रिय हैं। और
और वैसा ही कुछ रोल अब इस जीएनपीसी जो गांधी नेहरू परिवार चांदा चौकड़ी का ने इनको सौंप दिया है सलमान खुर्शीद जैसे लोगों को। हालांकि जब अब चूंकि इसको गांधी नेहरू परिवार चांदा चौकड़ी को वोट की चिंता थी, वोट की चिंता है, तो जब देखा अच्छा, और इसी के बगैर राहुल गांधी के इशारे के कोई जीएनपीसी में कोई कुछ कर नहीं सकता है, तो राहुल गांधी ने ही ऐसा करवाया वो, और वो यानी हिंदू सनातन आस्था को उसने तुलना किया बोको हराम और इसी से। तो ये सभी जानते हैं कि इसी से क्या है, बोको हराम क्या है, और हमारा हिंदू सनातन आस्था क्या है, या उसकी परंपरा और उसके आदर्श क्या है, ये मैंने हमारे भारत के लोगों को मालूम है। तो उसमें अलग से कोई बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन उसकी खुराफात, सलमान खुर्शीद की खुराफात कि इसके बहाने जो है नफरत फैले, और नफरत फैले तो कुछ न कुछ जो है जीएनपीसी को वोट मिलेगा। तो यह भी उसी श्रेणी में है, सलमान खुर्शीद जिस श्रेणी में यह असदुद्दीन ओवैसी हुआ, चाहे आपका ये पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ हुआ, या वामन मेश्रम हुआ, या चंद्रशेखर रावण, यह भी जो है नफरत फैला करके अपने भारतीय समाज में जो है वो जो उसकी समरसता है, भाईचारा है, उसको खत्म करना और भारतीय समाज को कमजोर करना, अपने राष्ट्र भारतवर्ष को कमजोर करना। तो इस तरह से जो ताकतें हैं सबको जो है वो हतोत्साहित करना है। तो सुखद समाचार वाली बात कही गई है। तो हमारे वही ब्राह्मण कहे जाने वाले भारतीय भाई बहनों की समाज के विषय में ये खबरें वास्तव में वो माने ये बाहर नहीं आ पाती हैं, इसलिए कि जितने भी पत्रकार वो घूम रहे हैं उत्तर प्रदेश 2022 के विधानसभा चुनाव के संबंध में, तो खबरें जो है वो आ नहीं पाती, लेकिन व्हाट्सएप के जरिए कहीं कहीं से खबरें आती हैं। तो हमारे ब्राह्मण कहे जाने वाले भारतीय भाई बहनों के समाज से वो भी इस बात कह रहे हैं कि भाई हम लोगों ने अब तक इधर उधर भटक करके इस नेहरू परिवार, गांधी नेहरू परिवार चांदा चौकड़ी को समर्थन दे करके देश को कलंकित किया है। अब सवाल यह है कि इस तरह की जागृति तो हो रही है, लेकिन थोड़ी उसकी गति जो है उतनी अपेक्षित नहीं है। भारतीय जनता दल तो ये उम्मीद करता है कि ये जो चूंकि देश की बात है, देश की एकता की बात है, देश में बिखराव को समाप्त करने की बात है, तो हमारे सभी भारतीय भाई बहन और सभी को चिंता होगी इस देश की, इस मुल्क की, और भारतीय समाज में वो एकता की, समरसता की, भाईचारे की। तो इन बातों को बड़ी तेजी से फैलाने के लिए वो आगे आएंगे। तो वो थोड़ी गति थोड़ी सी माने जो अपेक्षित है, थोड़ी माने वो जितनी चाहिए उस गति से आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है। लेकिन ये भी थोड़ा सत्य है कि सिर्फ यूट्यूब के माध्यम से उतना नहीं होता है। लेकिन ये इसके विषय में ये भी बताया गया था कि भारतीय जनता दल या मैं स्वयं, जो कि कुछ पैर में तकलीफ है और वो जल्द ही जो है वो दूर होने वाली है, तो वो सामने से जो है वो अपने जो आदरणीय भारतीय भाई बहन है या अपनी आदरणीय भारतीय आवाम है, उसके बीच में आकर के एकता का संदेश, भाईचारा का संदेश, यानी भारतीय एकता, भारतीय भाईचारा, भारतीय सद्भाव का संदेश और उसका महत्व, उसकी आवश्यकता, उसका महात्म्य अपने आदरणीय भारतीय आवाम के बीच में वो लाएगा और समझाएगा। और ये बहुत जरूरी है। इसमें कोई दो राय नहीं है और इसमें कोई शक नहीं है कि भारतीय एकता को
भारतीय एकता, भारतीय भाईचारा और भारतीयता आधारित सद्भाव को आना ही आना है। और खास करके देखिए, इसका महत्व तब बढ़ जाता है कि जो माहौल जो 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 चलाया जा रहा है, जो माहौल जो 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 चलाया जा रहा है कि जब भी एकता की बात होती है तो क्या बोलते हैं, हिंदू मुस्लिम में एकता और जातियों में एकता। भारतीय जनता दल कह रहा है कि जब जब हम ये समझना शुरू कर देंगे, वैसे सभी भारतीय हैं, तो ये समझना शुरू कर दें कि नहीं भाई, हम जब भारतीय हैं तो एकता भारतीयों के बीच में होने की जरूरत है। ऑटोमेटिक स्वतः जो है कि एकता जो है वो भारतीयों के बीच में मन स्थापित करनी है, न कि हिंदू और मुस्लिम के बीच में। तो हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन भी जिस वक्त हमारे समूचे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन ये अपने को समझना शुरू कर दें कि नहीं भाई, हम मुस्लिम नहीं हैं, हम भारतीय हैं, और हम जो अन्य जो 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 देशवासी हैं जो वो भी भारतीय हैं, उनके बराबर हैं। तो फिर जो है, जो कुछ विभेदकारी जो संबोधन कुछ लोग करते हैं कि ये मुसलमान हैं, तो ये मियाँ हैं, तो कटुआ हैं, फलाने, ये बीमारी अपने आप वो चली जाएगी। बस क्या करना है कि जो हमारी असली पहचान है, और ये कम से कम ये शुरुआत हमारे जो है इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों से शुरू हो जाए कि वो अपने को मुस्लिम न कहें और न समझें, वो समझें कि हम भारतीय हैं, भारतीय नागरिक हैं, और सिर्फ यही है। आस्था आपकी कुछ भी है वो चलेगा, उसको न कोई पूछने वाला है, न कोई उसको नुकसान पहुंचाने वाला है। आस्था आपकी है, उसको सलाम, उसको आदर, उसको सम्मान, बस ये है कि उसको जाति तौर पर और व्यक्ति के तौर पर निभाने की बात है। लेकिन माने जो एसर्शन है, जो एहसास है, व्यवहार है, अपने समझने की बात है, सिर्फ भारतीय। ये शुरू करिए तो और भी जो समस्याएं इससे मुतालिक जो समस्या है अपने आप वो चली जाएगी। और वैसे ही इसी प्रकार हमारे जो पिछड़े भारतीय भाई बहन हैं, ना अपने को हरिजन माना है, न कुछ भी माना, सिर्फ भारतीय। तो और भारतीय माने और दूसरे को भी माने भारतीय, तो फिर बराबर हो गए। तो यही मान करके, यही समझ करके ये एकता स्थापित करनी है, और उस एकता के भाव में सम्मान का होना बहुत जरूरी है, आपसी सम्मान। उसके बगैर भारतीय एकता की कोई अवधारणा नहीं। सम्मान बहुत जरूरी है, दूसरे को इज्जत देना और बराबरी के आधार पर अपने बराबर, ऐसा ये आवश्यकता है इस देश के लिए। क्योंकि इस देश को कायम रहना है, क्योंकि भारतीय समाज को इसी रूप में कायम रहना है, तो इसलिए भारतीय अवाम ताकत दल अपने आदरणीय भारतीय अवाम से मैंने विनती भी करता है, अपेक्षा भी करता है कि इसी भाव में जो है अपना समाज जो है वो निर्वहन करे अपने जीवन को, अपने आचार व्यवहार को, और इसी को लेकर के वो आगे बढ़ाए। लेकिन थोड़ी परिस्थिति थोड़ी विपरीत है। ये जितने भी राजनीतिक दल हैं, हालांकि वो राजनीतिक दल नहीं है, वो विखंडनकारी ताकतें हैं, वो राजनीतिक दलों के वेश में है। और जब भी इस तरह की वो परिचर्चा होती है तो वो यानी हिंदू, जैसे कल देखा जा रहा था कि कोई परिचर्चा चल रही थी न्यूज़ 18 इंडिया पर, तो समित पात्रा जो है वो कई बार हिंदू 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 वो बोल रहा था। तो हिंदू हिंदू तो बाकी लोग जो है कि भाई ये मुसलमानों के लिए जो है मैंने वो जो इनके समर्थक हैं, जीएनपीसी के, गांधी नेहरू परिवार चंदा चौकड़ी के,
जो या समाजवादी पार्टी के। तो सवाल इस बस यहीं से जो है खुराफात जो है वो शुरू हो जाती है। समित पात्रा यानी उस पार्टी से आता है, उस दल से आता है जो कि अपने को राष्ट्रवादी कहते हैं। लेकिन वो बेवकूफ ये नहीं समझता कि वो या उसकी पार्टी के लोग या उसके समर्थक के लोग वो हिंदू हैं कि भारतीय हैं। पहले इतनी छोटी सी बात वो पहले देशवासियों को हमारे भारतीय भाई बहनों को स्पष्ट कर दे कि वो हिंदू है कि भारतीय है। और कदाप जो है ये गलती नहीं करे कि जो हिंदुत्व है, जो हिंदू है वही भारतीय है। बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल इस देश को स्वीकार नहीं होगा कि चूंकि हम हिंदू हैं इसलिए जो है वो हम भारतीय हैं। इस तरह का तर्क नहीं चलेगा। जो क्रमशः जो जितनी आस्थाएं हैं, जितने विश्वास हैं, वो विश्वास का पालन करिए, उसका अनुसरण करिए, लेकिन व्यक्तिगत रूप से। लेकिन जहां तक राष्ट्र का सवाल है, देश का सवाल है, आपकी पहचान सिर्फ भारतीय है। और उस भारतीय और भारतीयता से किसी भी हिंदू सनातन, किसी भी इस्लाम, किसी भी ईसाई, किसी भी सिख पंथ या किसी भी पंथ का कुछ भी लेना देना नहीं है। अलबत्ते कि जितने भी पंथ हैं या विश्वास हैं जिसके विषय में अभी बताया गया है कि ये व्यक्तिगत रूप से इनको निभाने हैं, व्यक्तिगत रूप से या जातीय तौर पर इनका अनुसरण करना है, अपने अपने वो रीति रिवाज के अनुसार जो भी पसंद आए। जैसे बताया गया कि घर के अंदर जो भी है, माने वो प्रार्थना और वो भजन कीर्तन, धूपबत्ती दिखाना, अगरबत्ती दिखाना, जो भी आपको पसंद आता है, या सिजदा करना, नमाज पढ़ना, इबादत करना, जो भी रीति रिवाज है उसको अनुसार उसका अनुसरण जो है घर के अंदर करिए। उसके बाहर हमारे ये जो सामूहिक जो है आपसी जो है वो भारतीय और राष्ट्रीय है। इसमें किसी भी पंथ की कोई भी भूमिका की इजाजत नहीं है। इसलिए जो अभी भी इस बात को फैलाते हैं कि हम हिंदू हैं तो राष्ट्रवादी नहीं हैं, वह देश के दुश्मन हैं। इसीलिए तो भारतीय जनता दल कहता है कि भाई जो अभी भी डिसाइड कर रहे हैं कि हम भारतीय नहीं, हम हिंदू हैं, या हम भारतीय नहीं, हम मुस्लिम हैं, हम भारतीय नहीं, हम ईसाई हैं, भारतीय नहीं, हम सिख हैं, वो इस देश के राष्ट्रवादी या कुछ भी हो, न तो राष्ट्रवादी है, न वो इस देश के शत्रु हैं और खतरनाक वो शत्रु हैं। क्योंकि इस देश को जो जिस वातावरण की आवश्यकता है वो है भारतीयता। तो इसमें जो सबसे शातिर और खतरनाक किस्म का जो ये दल है, वो है दल माने खतरनाक किस्म की जो ताकत है, फोर्स है भारत के विरुद्ध जो है, वो है GNPC, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस, जिसको कि हम हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन भ्रम से या भूल से या गलती से उसको कांग्रेस कहते चले आ रहे हैं। और उसने भारत निर्वाचन आयोग से भी छल से या कपट से उसने अपना नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रूप में उसने मान्यता ले रखी है। लेकिन ये सब छल कपट है उसका। लेकिन जो उसकी फितरत है और जो उसका चरित्र है, उसी के अनुसार जो है वो निश्चित तौर पर गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस से है और ही है वो। और उसका चरित्र तो यानी जग जाहिर है, लोगों के सामने है। तो वो सबसे शातिर किस्म की है। देखिए, जो शातिर वाले होते हैं वो तो अपराध तो करते ही हैं। उनका सबसे बड़ा जो हथियार होता है वह झूठ। और झूठ के द्वारा भ्रम फैलाना और अफवाह फैलाना। तो झूठ और अफवाह की इसकी एक बहुत जमाने से परंपरा रही है। इसीलिए और उसी विषय में कुछ बताया जाएगा
और ताकि ये कितनी झूठी है, कितना झूठ बोलती है। और झूठी नहीं, सिर्फ जो है जेएनपीसी के नेता प्रवक्ता जो कुछ भी बोलते ही हैं, जो इसने एंड फौज खड़ी कर रखी है, जो इसने फौज खड़ी कर रखी है, जैसे चाटुकार इतिहासकारों का गिरोह, चाटुकार बौद्धिक वर्ग का गिरोह, चाटुकार मीडिया का गिरोह, चाटुकार पत्रकारों का गिरोह, यह भी झूठे ही बोलते हैं। तो कुछ नमूने आप देख लीजिए। ये जो है जेएनपीसी या कांग्रेस कभी भी आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी, लेकिन दम भरती है कि हम आजादी की लड़ाई लड़े, जबकि उसकी भूमिका जो रही वो अंग्रेजी सरकार के जो अंग्रेजी हुकूमत थी उसकी दलाली और उसके लिए मुखबिरी और उसकी चमचागिरी करती रही। तमाम ऐसे उदाहरण हैं, और उदाहरण जो है वो पहले भी दिए गए थे और आगे भी दिए जाएंगे, लेकिन इसमें यदि वो दिया जाएगा तो ये विषय भटक जाएगा और एपिसोड भी लंबा हो जाएगा। तो पहला उसका जो झूठ है कि जो वो अंग्रेज या वो अंग्रेजी सरकार जिनके खिलाफ आज़ादी की लड़ाई लड़ते लड़ते हमारे कई जो है अमर शहीद, हालांकि उनकी संख्या कोई बता रहा था कि 6,32,000 लोग जो है वो शहीद हुए हैं, और उनमें जो प्रमुख हैं हमारे परम आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम भगत सिंह, अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद, अमर शहीद अशफाक उल्लाह, अमर शहीद खुदीराम बोस, अमर शहीद सुब्रमण्यम भारती, अमर शहीद श्रीमती रानी लक्ष्मीबाई, अमर शहीद श्रीमती रानी चंद्रिमा और अमर शहीद श्रीमती रानी गडेलियू इत्यादि जो है वो अमर शहीद ने अपने प्राण दिए, अपने प्राण सहित सर्वस्व हंसते हंसते सहर्ष जो है भारत माता की बलविधि पर नौछावर किया। उन्हीं अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की लड़ाई में, और उन्हीं की बदौलत जो है वो आजादी मिली भी। उन्हीं अंग्रेजों की ये जेएनपीसी उन्हीं के लिए मुखबिरी करती रही, और उन्हीं की दलाली करती रही, और उन्हीं की चमचागिरी करती रही। लेकिन खोटा क्या पानी कि वो आज़ादी की लड़ाई लड़ी है, और उसी की बदौलत वो अंग्रेज यहाँ से भागे। ये सबसे बड़ा झूठ, पकड़िए उसको। और जिन लोगों ने इस देश की फलित भूमिका की कांग्रेस ने अंग्रेजी हुकूमत की दलाली की, मुखबिरी की, और जो है वो चमचागिरी की, उसके लिए सब ये झूठ बोलते रहे कि हमने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, और हमारे ही बदौलत अंग्रेज यहाँ से भागने को मजबूर हुए। ये सबसे बड़ा झूठ। दूसरा, जिन मोहनदास करमचंद गांधी और जवाहरलाल नेहरू के इर्द गिर्द ये जेएनपीसी के चाटुकार इतिहासकार ने जो इतिहास की रचना की है और उसी को केंद्र मान करके पूरी जलेबी बनाई है, तो इन सबों ने अपने मुल्क के खिलाफ बहुत बड़ी गद्दारियां की हैं, और वो गद्दारियों की लंबी लंबी फहरिस्त है। तो उनको उनको दिखाना कि इन्होंने ही जो है वो आज़ादी दिलाई। अब तमाम इस तरह के हमारे आपके दिमाग में ये ठूसा कि बिना खड्ग दे दी हमें आज़ादी, बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। ये सबसे बड़ा झूठ है।
जो शख्स जो है मतलब कि इस देश के साथ गद्दारी करता रहा, अंग्रेजों की भक्ति करता रहा और उसके विषय में इस तरह का झूठ वो खड़ा करके उसकी झूठी महिमा मंडन नहीं और उसके पापों को उसके द्वारा किए गए भारत के खिलाफ गद्दारी के पापों को ढकने के लिए और उसकी झूठी महिमा मंडन करने के लिए इस तरह की बात। और यही नहीं, वो राष्ट्रपिता बन गया, वो जो मोहनदास करमचंद गांधी को जेएनपीसी वालों ने राष्ट्रपिता बना दिया और सत्य का पुजारी बना दिया, अहिंसा का पुजारी बना दिया, जिसने इस देश के साथ यानी हमेशा धोखेबाजी और गद्दारी की है। और ये हमारे देशवासियों को, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों को जानना अति आवश्यक है कि अंग्रेजी हुकूमत के समय जो अंग्रेजी सरकार की चमचागिरी करते थे, उसकी तरफदारी करते थे और उनसे वफादारी निभाते हुए देश के साथ गद्दारी करते थे, उन गद्दारों को अंग्रेजी सरकार राय बहादुर, नाइटहुड इत्यादि खिताब वो दिया करते थे। इस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी को भी जो नाइटहुड जो है को भी अंग्रेजी सरकार ने नाइटहुड की उपाधि दी हुई थी। तो चूंकि ये चमचा भी था और इसकी गद्दारी जो है वो कहाँ से शुरू होती है? अफ्रीका में भी एक झूठी कहानी रची गई कि वो आंदोलन कर रहा था, नहीं, वहां भी अफ्रीका में भी अंग्रेजों की सेना में जो है ये अंग्रेजों की सेना में भर्ती होकर के या वैसे भी जो है अंग्रेजी सेना के लिए ही जो है वो काम कर रहा था वह ये मोहनदास करमचंद गांधी। और अपने भारत में जब वो बंगाल का विभाजन हुआ या बंग भंग हुआ या पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ, तो उसके विरोध में और वो बंग भंग क्यों हुआ कि सिर्फ वही हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने के लिए वो अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन किया। तो उस विभाजन के खिलाफ जो आंदोलन चला उसका नाम था स्वदेशी आंदोलन। उसमें बंकिम चंद्र चटर्जी, सूर्यसेन इत्यादि और जो है ये वो बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, ये लोग काफी शामिल थे इसमें। तो यानी स्वदेशी आंदोलन चल रहा था। उस स्वदेशी आंदोलन को दबाने के लिए, उसको खत्म करने के लिए ये जो वहाँ जो माने अफ्रीका में या दक्षिण अफ्रीका में जो ये अंग्रेजों के साथ जो है अंग्रेजों के साथ जो ये वफादारी निभा रहा था मोहनदास करमचंद गांधी, उस मोहनदास करमचंद गांधी को अंग्रेजी सरकार ने या अंग्रेजों ने भारत में पैराशूट करवाया, ठीक सीधे लाया। किस लिए? वो स्वदेशी आंदोलन को के जवाब में या स्वदेशी आंदोलन को खत्म करने के लिए। ये देखिए गद्दारी। और आते ही वो भारत के खिलाफ गद्दारी उसने शुरू कर दिया। वो सार्वजनिक रूप से उसने बोला भी कि मैं इस अंग्रेजी सरकार से मोहब्बत करता हूं और भारतीय नौजवानों को भी चाहिए कि वो भी अपनी वो अंग्रेजी सरकार के प्रति या ब्रिटिश क्राउन के प्रति वफादारी को साबित करें या प्रमाणित करें। और यही बोल करके जो है भारतीय नव युवकों को अंग्रेजी सेना में भर्ती करवाया 1914 में। क्यों? कि अंग्रेजों को जरूरत थी यानी भारतीय सैनिकों की, चूंकि भारतीय सैनिक जो है विश्व में सबसे जो है माने बहादुर किस्म के लड़ाकू
अब ये तो असाबित भी हो गया है। तो यही गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी भारतीयों को अंग्रेजी सेना में भर्ती करवाया। ये सबसे बड़ी गद्दारी, यानी जिसके खिलाफ हमारे अमर शहीद जो है कुर्बान हो रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, जान दे रहे हैं, उसी की सेना में ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी उसी जो है वो भारतीयों को भर्ती करवा रहा है। ये गद्दारी देखिए। और इसी गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी को यही जो चाटुकार फौज है या ये जो एनपीसी वाले जो है उसको महात्मा और क्या क्या राष्ट्रपिता कहलवाते हैं। और जो उसकी दूसरी गद्दारी देखिए, इसलिए बोला जा रहा है गद्दारी, गद्दारों को किस प्रकार जो है ये देश पर महात्मा के रूप में थोपे हुए हैं। तो हम हर जगह फोटो इसका जो है जब भी बच्चा स्कूल जाता है तो उसके सामने इन्हीं दो गद्दारों की फोटो मिलती है। ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी और दूसरा जो है गद्दार जवाहरलाल नेहरू। तो ये सब जो है जमाने से, यानी झूठ बोलने की इनकी एक फितरत है, एक आदत है। तो उससे देश को जानना जो वो बहुत जरूरी है। और तो वैसे तो इनके झूठ बोलने की के विषय में बताया जाए तो कई दिन वो लग जाएंगे, लेकिन मोटे तौर पर, नमूने के तौर पर थोड़ा वो जान लीजिए इसको। तो दूसरी सबसे बड़ी गद्दारी इसकी ये रही मोहनदास करमचंद गांधी के अपने देश के खिलाफ कि 1919 के आसपास जो है हमारे देश में कुछ कट्टरवादी तत्व, ये उनकी थोड़ी सी आदत रहती है, और वो भी खास करके इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके से, कि जब भी भारत के बाहर कोई इस तरह की बात होती है, चाहे टर्की में, चाहे सऊदी अरेबिया में, चाहे और किसी भी देश में, तो वो यहाँ पर वो भारत में जो है वो आंदोलन वो चलाते हैं। तो टर्की के खलीफा के नाम पर यहाँ के उसी तरह के कट्टरवादी वो आंदोलन में एक आंदोलन चला रहे थे, और उस आंदोलन का नाम था खलीफत आंदोलन। जो चूंकि खलीफा के संबंध में था, उसका नाम था खलीफत आंदोलन। उस कट्टरवादियों द्वारा चलाए जा रहे खलीफत आंदोलन का नाम इसने बदल करके कर दिया खिलाफत आंदोलन। और उस खिलाफत आंदोलन को राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में उसको प्रस्तुत करते हुए ये आजादी की लड़ाई के आंदोलन का नाम उसने दे दिया उस खिलाफत आंदोलन को। ये थी उसकी गद्दारी। और उसकी गद्दारी की पराकाष्ठा देखिए। अच्छा, इस संबंध में एक बात और बताना जरूरी है कि जितने भी ये माने इसकी खुद की फौज, तो जेएनपीसी की खुद की फौज तो है ही, माने चाटुकार इतिहासकारों का गिरोह, चाटुकार बौद्धिक वर्ग का गिरोह, चाटुकार मीडिया का गिरोह, चाटुकार जो है वो पत्रकारों का गिरोह। हालांकि वो सब भी बड़े सातिर हैं। जो जेएनपीसी के चाटुकार पत्रकारों का गिरोह या मीडिया का गिरोह या उसका बौद्धिक वर्ग का गिरोह, दूसरे को क्या बोलते हैं, मोदी मीडिया, गोदी मीडिया, फलान मीडिया। उसका नमूना जरा देखिए। जो रवीश कुमार है, सबसे बड़ा गोदी मीडिया वो है, सबसे बड़ा सुपारी मीडिया वो है, देश का गद्दार वो है। लेकिन ये सब वो है ना कि इनका जो हथियार है वो झूठ और अफवाह, झूठ बोलने का, तो वो दूसरे को बोलता है रवीश कुमार कि गोदी मीडिया और मोदी मीडिया, सुपारी मीडिया, ये तो बोलता है। लेकिन सबसे बड़ा गोदी मीडिया, सबसे बड़ा सुपारी मीडिया और देश का दुश्मन रवीश कुमार खुद है। तो ये मैंने ये सब जो है इन विशेषताओं के साथ है सब।
इसको भी पहचानने की जरूरत है। तो एक तो इनकी ये फौज है, और दूसरे भी जो है और हमने तो देखा कि आज तक कोई भी इनकी जो है वो गद्दारी के विषय में खुल करके सामने नहीं आया। एक राजीव दीक्षित की भी बात चलती है। ये बात हमने कुछ और स्रोतों से इकट्ठा किए हुए तथ्य के आधार पर बताया कि जिसमें हमारे ये अमर शहीद आजम भगत सिंह और अमर शहीद ये सुखदेव और अमर शहीद राजगुरु को फांसी लगने वाली थी, तो इनकी फांसी रोकने के लिए पूरे देश में काफ़ी यानी वो प्रयास चल रहे थे, और देशवासी ये कह रहे थे कि ये जो मोहनदास करमचंद गांधी है, ये अक्सर जो है बात करता रहता है अंग्रेजों से, तो यदि ये ठीक ढंग से निवेदन करे, बात करे, तो इन अमर शहीदों की जो फांसी है वो रुक सकती है। देश तो कह ही रहा था, कांग्रेस के अंदर से भी काफी दबाव था इस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी के ऊपर कि वो जाकर के उस समय के जो वायसराय थे लॉर्ड इरविन, उनसे इन अमर शहीदों की फांसी रुकवाने के लिए वो प्रार्थना करे, निवेदन करे। लेकिन वो शुरू में आनाकानी कर रहा था, बहाने कर रहा था, और तमाम यानी कुतर्क दे रहा था कि भाई कि ये फांसी, ये भगत सिंह तो ऐसा है कि यदि एक भगत सिंह मरेगा तो 100 भगत सिंह पैदा होंगे। इस तरह का तमाम यानी वो कुतर्क दे करके लॉर्ड इरविन से न मिलने का वो बहाना कर रहा था। लेकिन उसमें चूंकि इनकी लोकप्रियता बहुत बढ़ रही थी, हमारे शहीद आजम भगत सिंह की लोकप्रियता बहुत ऊपर जा रही थी, और उसी के अनुपात में इस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी की लोकप्रियता उतनी घट रही थी, वो जमीन में धंस रही थी। तो इसको भी देखते हुए और कांग्रेस के अंदर से भी वो दबाव था, तो वो मिलने गया, और वो जाकर के अब देखिए उसको भेजा गया था कि हमारे इन अमर शहीदों की फांसी रुकवानी है। और जाकर के वो बोला क्या कि ये लोग तो जो है वो जनता में बहुत लोकप्रिय हैं, और जनता इनको बहुत मानती है, बहुत सम्मान करती है, तो यदि इनको कुछ हो गया तो बहुत बवाल आ जाएगा, बहुत बड़ी अशांति फैल जाएगी, बहुत बड़ा विप्लव, बहुत बड़ा यानी बहुत बड़ा विध्वंसात्मक अशांति फैल जाएगी, जिसको कि आप काबू में नहीं कर पाएंगे, कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो बेहतर है कि इनको इस तरह से मारिए कि किसी को पता ही नहीं चले। मतलब कि वो गांधी ये समझा रहा था कि यदि आप फांसी देंगे सुबह तो शव मिलेगा, और उस शव को लोग जो है वो जुलूस निकालेंगे, तो हम इस तरह से तो आपकी हुकूमत भी जा सकती है। तो यही पट्टी पढ़ा आया गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी। ऐसा करिए कि जो फांसी सुबह दी जाती है वो शाम को ही मार दीजिए इनको, और इनकी लाश को जो है और इनकी लाश को रफा दफा कर दीजिए, फूक फाक दीजिए, और देशवासियों को इनका न शव मिलेगा, न लाश मिलेगी, न ये जनता के सामने दिखा पाएंगे, और तब तक जो है मामला जो है शांत हो जाएगा। इस तरह की पट्टी जो है वो पढ़ा आया मोहनदास करमचंद गांधी वो उस वायसराय लॉर्ड इरविन को, जिसके लिए कि देश और कांग्रेस के अंदर से दबाव था कि जाकर के इनकी फांसी को रुकवाइए।
तो दबाव था फांसी को रुकवाने का, और पट्टी पढ़ाया है कि इनको मारिए, और वो भी 12 घंटा पहले। इस किस्म का गद्दार था। अब सवाल, बस यही सवाल उठता है कि देश ने जयचंद जैसे गद्दारों को देखा होगा, और मिर्जाफर जैसे गद्दारों को देखा होगा, लेकिन ये जो गद्दारी है कि हमारे अमर शहीदों की प्राण की रक्षा करने के बजाय ये सलाह दे आना कि इनको 12 घंटे पहले मार दिया जाए। आप कल्पना कर सकते हैं कि इस स्तर का इतना घिनौना किस्म का वो गद्दार कौन होगा। और ये सत्य है, लेकिन इसी को छिपाने के लिए वो जो राजीव दीक्षित है वो क्या कहानी गढ़ा। जरा झूठ इसका पकड़िए। फांसी कब होनी थी? 24 मार्च 1931 को। फांसी कब हुई? मैंने 23 मार्च की शाम 1931 को। ये कह रहा है राजीव दीक्षित। मैंने देखिए, राजीव दीक्षित कोई अकेला नहीं, इसी तरह से मोहनदास करमचंद गांधी की गद्दारियों को, जवाहरलाल नेहरू की गद्दारियों को, ये बराबर सब बड़े अपने अपने तर्कों से, अपने अपने खुराफाती तरीकों से वो छिपाते रहते हैं, ढकते रहते हैं। तो उसी का एक नमूना तो फांसी हुई थी मैंने 23 मार्च की शाम को 1931। और ये जो राजीव दीक्षित जैसे लोग कह रहे हैं कि गांधी जब गए थे वहां वो इंग्लैंड, तो वहां पर उनको जो है वो बहुत बड़ा नेता मिला, इरविन मिला, और इरविन ने कहा कि इनकी फांसी तभी वो रुक सकती है जबकि जो है वो एक जो है एक माफीनामा लिखें, और फिर वो उस माफीनामा लिखने के लिए वो बता रहा था कि एक वकील है वो जो बड़े बड़े नामी गिरामी तेज बहादुर सप्रू इत्यादि की बात कर रहा था। अब राजीव दीक्षित जैसे लोगों के झूठ को जरा पकड़िए। ये गांधी जो है इंग्लैंड में द्वितीय गोलमेज सभा में शरीक होने के लिए, उसको अटेंड करने के लिए, या सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए यह 17 अक्टूबर 1931 को जा रहा है। और वहां पर कोई लॉर्ड इरविन करके कोई इंग्लैंड में कोई नेता होता नहीं है। लॉर्ड इरविन तो वायसराय भारत में। तो पहला झूठ कि उसको वहां पर मिले लॉर्ड इरविन इंग्लैंड में। लॉर्ड इरविन तो भारत में थे, भारत के वो वायसराय थे। और जो है जो फांसी 23 मार्च को ही हो गई, उसकी कहानी बता रहा था कि जो है कि जब वो गए और कब गए थे? 17 अक्टूबर 1931 को। उसके बाद की कहानी वो बता रहा है। और वास्तविकता तो यह है कि जब ये मतलब समझाया गया मोहनदास करमचंद गांधी वायसराय को कि इनकी फांसी, कि यदि आपको इस स्थिति को कंट्रोल करना है तो रात को ही जो है या शाम को ही जो है वो 12 घंटे पहले ही फांसी दे दीजिए और इन अमर शहीदों को मार दीजिए। तो इसके पहले हाँ, और इसने जो सलाह दिया, तो इसने जो सलाह दिया था, उसके बाद ही लॉर्ड इरविन गांधी का पैक्ट हुआ था। और लॉर्ड इरविन गांधी का पैक्ट जो है वो 7 जनवरी 1931 को हुआ था।
तो और उसके पहले ही जो है वो जाकर के बोल आया था, ये उसके पहले ही ये जाकर के बोल आया था मोहनदास करमचंद गांधी कि इनकी फांसी जो है पहले ही वो लगा दीजिए। तो और वो भी जो लॉर्ड इरविन का जो फैक्ट है, मतलब कि जब हाँ, तो इस तरह से जो है वो झूठ बोला। ये तो इन तारीखों को याद करिए कि फांसी हो गई 23 मार्च की शाम को 1931 को। ये कह रहा है कि फांसी वो रुकवाने के लिए वो 17 अक्टूबर 1931 को लॉर्ड इरविन से बात कर रहे हैं इंग्लैंड में, जबकि लॉर्ड इरविन इंग्लैंड में नहीं थे, भारत में थे। तो इसी तरह से ये सब जो है झूठ के द्वारा है। इसके माने गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी जैसे गद्दार जवाहरलाल नेहरू के पापों को, तरह तरह के पापों को राजीव दीक्षित जैसे लोग जो है वो ढकते रहते हैं। और इसी संबंध में ये बताना आवश्यक है कि हमारे देश के लोगों में उसमें शिक्षा नहीं थी और सच्ची बात जो है सामने वो आने पाती थी, लेकिन फिर भी इनकी गद्दारी कुछ छन करके लोगों में पहुंचती थी। तो लोगों में जब ये इस तरह की बात पहुंची कि भाई कि ये देश कह रहा था कि ये जाकर के फांसी रुकवाए और ये सलाह दे आया, मैंने ये कौन गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी, वो अंग्रेजों को ये पट्टी पढ़ा आया या उनको सलाह दे आया कि इनको पहले ही मार दो। ये खबर जब लोगों में पहुंची तो उस गांधी के खिलाफ बहुत ज्यादा रोष हो गया, ये भी जान लीजिए। और इस क्रोध माने जनता के इस क्रोध को, उस जनता के इस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी के खिलाफ क्रोध को जो एनपीसी के चाटुकार इतिहासकार हैं वो भी नहीं छुपा पाए। जरा इस चीज को बहुत गौर से जरा देखिए कि जो इसने गद्दारी की थी, गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी जो है कि इसको भेजा गया था कि जाकर के भाई जाकर के फांसी रुकाओ, और उल्टे जाकर के वो पट्टी पढ़ाया सलाह दिया जो है कि इन लोगों को 12 घंटे पहले मार दो। इस बात पर जो है पूरा देश उबल गया इसके खिलाफ, गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी के खिलाफ। तो ये देश का उबाल मोहनदास करमचंद गांधी के खिलाफ, इस तथ्य को एनपीसी के चाटुकार इतिहासकार भी नहीं छुपा पाए। और घटना ऐसी थी, और ये जानना जरूरी, घटना ऐसी थी कि एक कराची अधिवेशन होना था कांग्रेस का, और गुजरात से एक छोटी लाइन जाती थी कराची को, और ये वो इतिहास में दर्ज है इस बात का। माने गुजरात से लेकर पूरे कराची भर इस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी को काले झंडे दिखाए गए। ये तथ्य जो है वो दर्ज है, और उसका कारण यही था कि ये फांसी रुकवाने के बजाय जाकर के पट्टी पढ़ा आया कि इनको 12 घंटे जो है पहले मार दो। तो इस तरह से यानी ये एनपीसी वाले किस तरह से यानी वो झूठ को ढकते हैं। और हाँ, एनपीसी वाले इस तरह से पेश करते हैं कि भाई वो चूंकि फांसी माने एनपीसी वाले इस तथ्य को इस रूप में पेश करते हैं कि वो फांसी चूंकि रुकवा नहीं पाए, इसलिए वो जनता जो है वो काफी क्रोधित हो गई, गुस्से में हो गई, और जनता में काफी उबाल आ गया। ऐसी बात नहीं है। जो इसने गद्दारी की, मोहनदास करमचंद गांधी ने हमारे अमर शहीदों को 12 घंटे पहले मारने की सलाह देकर के इस मुल्क के साथ जो गद्दारी की, और ये गद्दारी जो है मैं समझता हूं कि इसकी उस गद्दारी के आगे जो है
जयचंद की, मीर जाफर की जो गद्दारियां हैं जो है बहुत ही बौनी हो गई, बहुत छोटी हो गई। तो जनता में उबाल आया था और जनता ने जो है वो मैंने गुजरात से लेकर के कराची तक पूरे रास्ते भर उसको जो है काले झंडे दिखाए थे। तो वह भी एक बहुत बड़ा झूठ। और इसके बाद जो है जो पाकिस्तान बनने की वो बात भी आती है। पाकिस्तान बनने के लिए कभी ये सब वो एनपीसी वाले कभी वो सावरकर के ऊपर कि इन्होंने दिया था टू नेशन थियरी की, कभी जो है वो हिंदू महासभा के ऊपर भी इसका ठिकरा फोड़ते रहते हैं कि जो है वो यही टू नेशन थियरी की बात बोलते थे। आरएसएस पर भी डालते रहते हैं एनपीसी वाले। और फिर कभी कभी इंडियन कभी कभी जो है मुस्लिम लीग पर डालते रहते हैं। और सबसे आसान उनके लिए था वो जिन्ना साहब। लेकिन एक बात बताना जरूरी है कि पाकिस्तान बनने की जो नींव जो है इन कांग्रेसियों ने ही जो गद्दारी की है, जो 1909 वाला 1909 में जो इंडियन काउंसिल एक्ट आया था, जो कि अंग्रेजों ने यानी हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने के लिए ये एक्ट बनाया था। और उसमें खुराफात ये दी गई थी कि हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के लिए एक अलग से मतदाता मंडल या सेपरेट इलेक्टोरेट की व्यवस्था की गई थी। उसको इन कांग्रेसियों ने जो कांग्रेसी मुखबिरी और दलाली कर रहे थे, तुरंत जो है उसको मान लिया। वही मान करके पाकिस्तान बनने की नींव जो है इन कांग्रेसियों ने रख दिया पाकिस्तान बनने की। और ये इल्जाम जो है वो किसी और के ऊपर डालते रहते हैं। अरे ये हमेशा से जो है वो डोमिनियन स्टेटस की मांग करने वाले ये कांग्रेसी, और वो भी सुभाष चंद्र बोस के दबाव में जो है डोमिनियन स्टेटस को छोड़ करके जो है यानी पूर्ण आज़ादी की बात को लाए। चूंकि ये मुद्दा और मुद्दा ही नहीं, चूंकि इस तरह की विषय जो है वो हमारे नेता सुभाष चंद्र बोस का बहुत लोकप्रिय हो गया। और ये जो अमर शहीद थे हमारे चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह वगैरह जो है, यह भी जो है वो पूर्ण रूप से अंग्रेजों को पूर्ण रूप से भगाने की ही बात करते थे। तो ये दोनों मुद्दे, तो जबकि ये गद्दार किस्म के वो कांग्रेस वाले जो कि वो इन्होंने कभी भी आज़ादी की मांग तो की ही नहीं, कभी भी नहीं की। ये सिर्फ जो है डोमिनियन स्टेटस ही की मांग की थी। लेकिन जब ये मुद्दा आ गया कि नहीं वो अंग्रेजों को पूर्ण रूप से यहाँ से भागना है, हटाना है, तब उसी मुद्दे को पूर्ण स्वराज के रूप में फटाफट ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी, गद्दार जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस का अध्यक्ष बनवा करके, जबकि उसमें कांग्रेस का अध्यक्ष जो है बनने की बारी थी इनकी सरदार पटेल की। तो सरदार पटेल को पीछे करके ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी जो है गद्दार जवाहरलाल नेहरू को वो बनवा दिया कांग्रेस अध्यक्ष, ताकि पूर्ण स्वराज घोषणा का श्रेय जो है इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू को मिल सके। तो अब लोगों ने देखा ना कि भाई कि जब ये यानी हमेशा से डोमिनियन स्टेटस मांगने वाले जब देखे कि पूर्णतः अंग्रेजों को भगाने वाला, यहाँ से हटाने वाला की मांग जो है ज़्यादा लोकप्रिय हो रही है, लोकप्रिय हो रही है नेताजी सुभाष चंद्र बोस आदि के द्वारा,
और जो 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 क्रांतिकारी थे, हमारे राष्ट्रभक्त क्रांतिकारी जो अमर शहीद थे, वो भी जो है अंग्रेजों को पूर्णतः भगाने की बात करते थे। तो ये विषय जब लोकप्रिय होने लगा जनता के बीच में, तो उसी मुद्दे को भुनाने के लिए, चुराने के लिए गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ने, जबकि कांग्रेस अध्यक्ष बनने की बारी किसकी थी? सरदार पटेल की थी। तो सरदार पटेल को पीछे करके फट से जो है इसी गद्दार जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस का अध्यक्ष वो बनवा करके जो है वो घोषणा करवा करके वहाँ लाहौर में जो है रावी नदी के तट पर 30 दिसंबर 1929 को। तो इस तरह से ये सब हमेशा देश के गद्दार रहे हैं, और वो सिर्फ क्रेडिट, यानी कोई भी लोकप्रिय मुद्दा किसी का भी हो, चुरा करके अब अपने सर पर वो ओढ़ने के लिए। तो जिसमें पूर्ण स्वराज की घोषणा होती है, उस समय कोई भी वो पाकिस्तान की मांग नहीं करता है। जान लीजिए, पाकिस्तान की मांग पहली बार पूर्ण स्वराज की घोषणा होने के बाद, पूर्ण स्वराज की घोषणा के 11 साल बाद, मैंने घोषणा होती है 1929 को, 11 साल बाद मतलब 1940 में पहली बार पाकिस्तान की मांग होती है। और उसके पीछे यही था कारण। क्या था? जो 1936 में चुनाव हुए थे, 1936 में, खैर अब इसके विषय में यदि विस्तार से बताया जाएगा तो ये विषय वो भटक जाएगा। चुनाव हुए थे तो काफी जगहों पर ये कांग्रेस जीती थी, कुछ जगहों पर जो है मुस्लिम लीग जीती थी, और कहीं कहीं पर यानी इन दोनों वो जीते थे। तो हालांकि ये सब आपस में वादा भी किए थे कि आपस में एक पैक्ट भी था कि जहां पर दोनों की जो है वो माने संयुक्त रूप से सब वो जीतेंगे, तो सरकारें भी जो है वो संयुक्त रूप से बनाएंगे। लेकिन इस कांग्रेस ने मुस्लिम लीग से वो समझौता भी तोड़ दिया, क्योंकि ये बहुत लालची थे सब, भ्रष्टाचारी लालच तो इनके खून में है। तो जब ये मंत्रिमंडल बना, सरकार बनी, प्रांतीय सरकार, देखिए पूरी हुकूमत तो अंग्रेजों की थी, लेकिन एक सीमित ढंग से वो प्रांतीय चुनाव हुआ और प्रांतीय सरकारें बनी जब इन कांग्रेसियों की। जब मंत्रिमंडल बना तो उसमें जो मलाईदार जो मंत्री पद था, जो हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज के लोगों ने वो सारे अच्छे और मलाई वाले विभाग या मंत्रालय अपने पास रख लिया। जो कम महत्व के थे, जो बगैर यानी जो बिला मलाई के थे, और इस तरह के जैसे मछली पालन इत्यादि विभाग जो है वो हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज से आने वाले कांग्रेसियों को दे दिया। ये जड़ है पाकिस्तान बनने की। तो उससे क्या हुआ कि उनमें एक भावना आई कि अभी तो सब कुछ जो है वो शासन जो है अंग्रेजों का है, जिस वक्त ये अंग्रेज चले जाएंगे तो ये जो है ये जो वो कांग्रेसी जो कि वो कौन कांग्रेसी, जो कि हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज के थे, तो ये हमारा क्या हल करेंगे, ये सोच करके वो काफी सहम गए और उनके नीचे की जमीन जो है वो खिसक गई। और उन सबों ने सोचा कौन वही इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज से वो कांग्रेसी वो सहम गए और वो सोचने लगे कि अपना खुद का इंतजाम होना चाहिए। और खुद के इंतजाम में ही उसी के 4 साल बाद जो है पहली बार जो है वो 1940 में पाकिस्तान की मांग होती। तो ये है पाकिस्तान की मांग की जड़। तो मतलब कि मैंने उसमें एकाध जो है जैसे कि मौलाना आजाद थे, उनको छोड़ करके जितने भी मैं इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज से जितने भी कांग्रेसी थे, वो उनका कोई एतबार नहीं था वो कांग्रेस के ऊपर कि जब इनका शासन होगा तो न्याय करेंगे और वो सम्मान देंगे। और एक घटना और हुई थी
ये सब इतने भ्रष्ट हो गए थे, इतने लालची भ्रष्ट हो गए थे कि इस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी अपनी आंखों से देखा और बहुत दुखी हो गया। तभी बोला था कि भाई कि इस कांग्रेस को एक खूबसूरत दफन, एक खूबसूरत जो है, मैंने उसने बोला था कि अब वक्त आ गया है कि अब इस कांग्रेस को एक खूबसूरत जो है दफन दे देना चाहिए। तो इंग्लिश में बोला था कि शायद इंग्लिश में था कि नाउ द टाइम हैज कम टू गिव दिस कांग्रेस ए डिसेंट बरियल। तो लेकिन सुभाष चंद्र बोस जब माने काफी फॉर्म में आए और देश के बाहर जाकर के वो मैंने जर्मनी की सहायता से, जापान की सहायता से आजाद हिंद फौज का गठन किया। और तब जब उनकी लोकप्रियता देश के बाहर भी और देश के अंदर भी बढ़ने लगी, जिनके ऊपर ये इस तरह से मैंने जो मरने की जो मैंने भारत के बंटने की और भारत विभाजन का ये सब साजिश करते हैं, जिन्ना ने सार्वजनिक रूप से घोषणा किया था कि यदि सुभाष चंद्र बोस भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं तो वो हमको स्वीकार है, तब हमको अलग से पाकिस्तान की जरूरत नहीं है। ये तरह से बोले थे। कहने का मतलब है कि भारत के सभी इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का भी पूरा विश्वास था सुभाष चंद्र बोस के ऊपर। लेकिन उसी सुभाष चंद्र बोस को इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने रूसी शासकों से मिलकर के रूस के साइबेरिया के घने जंगलों में बने हुए किसी जेल में वो कैद करवा करके उसी जेल में निर्मम यातनाओं के साथ इनको मरवा दिया। ये बिल्कुल सत्य है। और इसी साजिश की ओर, साजिश क्या कि यह गद्दार जवाहरलाल नेहरू रूसी शासकों से मिलकर के, देखिए हालांकि इस चीज को छुपाने के लिए तमाम इस तरह की इन सब ने वो साजिशें की हैं। ये हमेशा साजिश ही करते रहे हैं और झूठ ही बोलते रहे हैं। तो जो ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू रूसी शासकों से मिलकर के हमारे परम आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को निर्मम यातनाओं के साथ जो मरवाया, इस साजिश की ओर किसी का ध्यान न जाए तो इन सबों ने एक झूठी कहानी बनवाई। क्या कि नेताजी तो जो है वो जापान से चले थे रंगून या सिंगापुर आने के लिए। उनका हवाई जहाज ताइवान या फार्मूसा के पास जो है के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसी हवाई जहाज की दुर्घटना में नेताजी की मृत्यु हो गई। इस तरह की एक झूठी कहानी वो रचवाए और इस झूठी कहानी पर लोगों देशवासियों का या लोगों का विश्वास हो तो इसने जो है रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज, उनका नाम था शाहनवाज, उनके कमीशन ऑफ इंक्वायरी के द्वारा जो है उस पर ठप्पा लगवाया कि नहीं भाई ये जो बात है कि नेताजी की मृत्यु जो है वो हवाई जहाज की दुर्घटना से ही हुई है, ये बात सही है। और उसी झूठी और रचित कहानी पर मैंने लोगों का विश्वास दिलाने के लिए फिर से ये गद्दार इंदिरा गांधी ने फिर किसी रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज खोसला साहब से कमीशन ऑफ इंक्वायरी के द्वारा फिर वो ठप्पा लगवाया कि नहीं जो हाँ कि ये जो बात है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु जो है वो हवाई जहाज दुर्घटना के कारण ही हुई, वो सही है, सत्य है। लेकिन इस देश का सौभाग्य मनाइए कि एनडीए सरकार के समय, जिसमें ये अटल बिहारी वाजपेयी वो प्रधानमंत्री थे, पटना हाई कोर्ट में अर्जी लगी, याचिका लगी कि साहब ये बात तो कही जा रही है जरूर, लेकिन अभी देश को जाना जरूरी है क्योंकि इतने महान और इतने वो राष्ट्रभक्त नेता है, उनकी मृत्यु के विषय में जो ये कहानी बताई जा रही है अभी देश को विश्वास नहीं है। और बात सही भी था।
पटना हाई कोर्ट ने जो है वो एनडीए सरकार को आदेश दिया। एनडीए सरकार ने फिर तीसरी बार जो है मुखर्जी कमीशन, और मुखर्जी साहब भी जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज थे, तो उन्हीं की अध्यक्षता में कमीशन ऑफ इंक्वायरी ने यह तथ्य दिया कि जो ये हवाई जहाज दुर्घटना में हमारे नेताजी की मृत्यु हुई है, ये कहानी सत्य नहीं है। तो ये सब, हालांकि अभी एपिसोड कुछ लंबा हो गया, ये सब हर वक्त जो है जमाने से झूठ और अफवाह फैलाने के ये शातिर, ये सब माहिर हैं सब। तो खैर इस सब का इलाज यही है हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों, कि आप भारतीयता के आधार पर एक हुई है, भारतीय वो समरसता लाइए और इनको ईवीएम मशीन पर जो है वो नष्ट में नाबूद करिए। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।